गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली एक नया टॉपिक है, कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं जितना हो सकेगा हम क्विक रिव्यू करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन हो सकेगा उसको करवा देंगे। ठीक है, कुछ भी हो सके, जहाँ तक हो सकता है हम करेंगे ट्राई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका एटम्स का पार्ट। एटम्स में सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो था आपका थॉमसन मॉडल। याद होगा आप लोग को, पहला जो मॉडल दिया गया वो क्या था आपका थॉमसन मॉडल, है ना। थॉमसन मॉडल में क्या बताए थे? थॉमसन मॉडल में ये बताया गया था कि एक स्फीयर की तरह रहता है आपका एटम, ठीक है, जिसमें ये उस एक्चुअली पूरा उसमें पॉजिटिवली चार्ज आपका स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, और निगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड किया हुआ है। निगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड किया हुआ है रैंडमली, जिसको हम लोग कहते हैं वाटरमेलन मॉडल की तरह भी। मतलब जो सीड्स है इसमें वो निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाटरमेलन का फ्लैश है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इसमें एक ही चीज़ इन्होंने सही बताया था कि एटम स्फेरिकल होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके अलावा इसमें हमको नहीं लगता कुछ इसका सही था। सेकंड आपका जो आता है वो है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करवाया था, है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो गोल्ड फॉयल लिया गया था थिन, और उस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड करवाया गया था। देखा गया था कि मैक्सिमम जो उसमें अल्फा पार्टिकल हैं वो अनडेविएटेड क्रॉस कर गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल से स्कैटर्ड हुए थे, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी लगभग 10,000 के अप्रॉक्स, 10 या 20,000 के अप्रॉक्स, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है आपका 180 से रिटर्न किया था। और चूँकि अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से चल रहा था, और अगर 180 से रिटर्न हो रहा है और अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाई मास है, हाई वेलोसिटी भी है, इसका मतलब है कि इससे बड़ा मास का वहाँ कोई पार्टिकल रहा होगा जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर रहा होगा, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल में इन्होंने ये बताया कि एक न्यूक्लियस होता है जनरली, जिसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। कैसे चक्कर काटता है ये नहीं पता, सिर्फ चक्कर काटता है। और इस न्यूक्लियस का रेडियस बताया था उन्होंने, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज 1 फर्मी। ऐसे तो फेम्टोमीटर भी इसको आप कह सकते हो, क्योंकि 10⁻15 मीटर फेम्टोमीटर होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट वैल्यू ही है इसको 1 फर्मी, और ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम को डायरेक्ट ऐसे तो 10⁻10 का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 10⁻⁻1 × 10⁻10 करते तो नैनो आ सकता था। लेकिन हमको बात उसकी नहीं करनी जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब क्या रिजल्ट आया था। हमको एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स बताना है जिसका यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे है ना, उसको देखेंगे। अल्फा पार्टिकल में जो स्कैटरिंग में एक रिजल्ट मिला था कि जो पार्टिकल थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है, कितने एंगल से? थीटा एंगल से, उसका जब हम नंबर निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/sin⁴ θ/2, एक मेटल के लिए, ठीक है। किसके लिए? एक मेटल के लिए, फॉर 1 मेटल। अगर हम अलग अलग मेटल की बात करेंगे, अगर अनदर मेटल का बात करेंगे हम लोग, और उसके लिए ये n देखेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z² के होगा। तो यहाँ से हो क्या सकता है, यहाँ से डिफरेंट एंगल्स पे आपका रिलेशन दिया जा सकता है। जैसे अगर हमसे कोई पार्टिकुलर एंगल बोल दिया कि 120 डिग्री, मान लो थीटा दे दिया 120 डिग्री, और बोल दिया कि इस थीटा = 120 डिग्री पे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर किया है उसका नंबर दिया हुआ है तुम्हारा, मान लो 3500, मान लो, ठीक है, 3500, और कुछ ज़्यादा कर दिए ना, मान लो 800 कर देते, ठीक है, 800 है। तो अब बताओ कि अगर हम यहाँ पे 135 डिग्री भी रख सकते हैं कि 135 डिग्री पे कितना होगा, तो बस उस पर आपको इक्वेट कर लेना है। अब एक पार्टिकुलर अगर मेटल की बात करेगा तब, लेकिन अगर अलग अलग मेटल बोल दे, जैसे ये बोल दे कि ये जो 800 है ये हीलियम के लिए है, ठीक है, तो बताओ 135 में हाइड्रोजन के लिए कितना करेगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि Z² भी हमको मालूम है ना।
अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर अलग अलग एंगल भी दिया हुआ, अलग अलग मेटल दिया है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर डिवाइड बाई साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2। इस वैल्यू से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है जनरली, ठीक है, कि स्कैटर थीटा एंगल पे कैसे कैसे करेगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है इसी में, इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। पहले तो पहले मिटाने वाला लाने दो, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हम लोग पहले उसको भी देखेंगे, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या। तो इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। जो पार्टिकुलर अगर अलग अलग एंगल पे स्कैटरिंग का पूछ लिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमको नेक्स्ट फॉर्मूला देखना है इसमें, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था कि न्यूक्लियस का जो यानी जो सेंट्रल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई रे गया है, स्कैटर्ड हुआ है थीटा एंगल पे, और ये रे जब दूर में था इसके पैरेलल, तो ये जो इसकी डिस्टेंस थी इसे ही उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कहा गया था, जिसे बी से डिनोट करते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसका लेंगे हम लोग, अल्फा पार्टिकल का। वेरी गुड। के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। ये है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बाद एक और आता है जिसे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है इसको देखिए। एक्चुअली क्या है कि अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है, वो किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। और ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया काइनेटिक एनर्जी के साथ। होता क्या है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगता है अल्फा पार्टिकल और इसके बीच में, यानी न्यूक्लियस के बीच में। और ये उसी डिस्टेंस तक पहुँच पाता है जहाँ तक ये इक्वल होता है इन दोनों के, यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर ही ये रुक जाता है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इसका r0 है। कितना है, r0 है। तो होगा क्या, ये काइनेटिक एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए के जेड ई स्क्वायर, एक मिनट, 2 के जेड ई स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसका 2 ही होता है ना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, क्यू ऑफ अल्फा कितना होता है, 2 ही होता है। और क्यू ऑफ न्यूक्लियस कितना है, जेड ई है, ठीक है। के कितना आएगा ये रिजल्ट देखिए तो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन r0, है ना। के Q1 Q2 अपॉन r, ही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से r0 कितना आ गया, देखो r0 आ गया हमारा 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। या फिर ऐसे लिख सकते थे हम इसको कि 2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। इसलिए बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जिसमें मोमेंटम दिया हुआ हो, है ना, तो फिर वहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको याद रखें। या फिर आपको मान लो क्या कहते हैं, एक्सेलरेट कर दे वी पोटेंशियल से, तो फिर भी हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। तो आप इसको याद रखो रादर देन इससे, आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आप लोग का। अब देखो इसके बाद क्या था कि एक्चुअली ये फेल कर गया था हमारा, है ना, क्योंकि इसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था रदरफोर्ड ने। कारण यह है कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों और निगेटिव चार्ज जो कि अपोजिट नेचर का अगर फ्लो करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, फाइनली वो इसमें कोलैप्स कर जाएगा। तो एक एनर्जी कैसे मेंटेन रहना चाहिए, किस कारण से मेंटेन रहेगा, उसके बारे में नहीं बताए थे। और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी इन्होंने डिटेल
नहीं दिया था। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले मॉडल पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कारण कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे इसमें भी है हमारा 3-4 फॉर्मूला जो अल्फा स्कैटरिंग में भी आपने देखा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन बोर मॉडल में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा फॉर्मूला है, तो उनको देखेंगे हम लोग अगले मॉडल में, जिसका नाम है बोर्स मॉडल। अब ये बोर मॉडल कहता क्या है? बोर मॉडल कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में। एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्बिट की अपना एनर्जी फिक्स है, ठीक है। और जो नेसेसरी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए वो मिलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, है ना। तो यानी पहला जो इनका फिक्स था कि mv² इक्वल्स kZe² होगा। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको हम लोग, तो रिजल्ट हमारा ये मिल गया कि mv² जो है वो kZe² के इक्वल है, या फिर mv² हमारा क्या कहते हैं kZe² है। तो यहां से हमारा एक काइनेटिक एनर्जी भी निकल सकता है हाफ mv² से। सेकंड जो पोस्टुलेट्स था, जो कि ज़्यादा ज़रूरी था स्टेबिलिटी के हिसाब से, वो था कि एंगुलर मोमेंटम वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट का जो है वो n टाइम यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। दूसरा, तीसरा क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट या रिलीज करेगा, और वो जो रेडिएशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन होगा। और इसका फॉर्मूला था E2 - E1 दैट इज डेल्टा E इक्वल्स h न्यू, या इसको कहते हैं हम लोग hc/λ। h न्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, यानी जो एनर्जी का रिलीज होगा वो कितने टर्म में होगा, एक फोटोन के टर्म में, सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के टर्म में, नॉट इन द टर्म ऑफ बल्क ऑफ फोटोन, बल्क नहीं होगा फोटोन का। चलो ये तो हमारा रिजल्ट है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है कि mv² इक्वल्स kZe² और mvr इक्वल nh/2π। हम लोग चाहें तो इन दोनों इक्वेशन से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अरे यार नीचे चला गया, ठीक है। ये होगा m² v² r² इक्वल्स हो जाएगा n² h²/4π² डिवाइडेड बाई mv² इक्वल्स kZe²। के का वैल्यू आप 4π भी रख सकते हो, 4π सोलर भी रख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं, हम भी जानते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा n² h²/4π kZme²। ये रिजल्ट है हमारा, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो h है कि आप लोगों को पता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैसे भी आप यहां जान ही रहे हो कि c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, k आप जानते हैं वो 1/4π दैट इज 9 × 10⁹, z है आपका एटॉमिक नंबर। अब देखो यहां से r इक्वल्स क्या हो जाएगा, h²/4π kme² मल्टीप्लाइड बाई n²/z, है ना। और इसका जब हम वैल्यू सबका रखते हैं तो r का एक रिजल्ट हमको मिलता है वो जो कि 0.529 यानी 53 कर सकते हैं, इसको 53 ही रहने दो, 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट आता है रेडियस का, जहां से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस डायरेक्टली है n²/z के और रेडियस इन्वर्सली है मास के। देखो ये मास वाला क्यों बता रहे हैं, उसका रीज़न समझाएंगे।
पहले तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि n स्क्वायर अपॉन जेड क्यों लिए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग को एक ही एटम के दो अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस कंपेयर करना हो, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बेसिक आपको मालूम है कि अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे और हाइड्रोजन का भी वैल्यू 1 रख दें, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो रेडियस उसके हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एक ही ऑर्बिट तो हो जाए, 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब ऐसे ऐसे किया जा सकता है कि जब हम अलग अलग दो, मान लो हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट बोल दें और लिथियम का थर्ड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट बोल दें, ठीक है, दोनों का सेकेंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू तो सेम रह गया बट यहाँ z बदल गया, ठीक है। अब मान लो बोरॉन का ले ले थर्ड ऑर्बिट मान लेते हैं और लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, तो वहाँ क्या होगा कि n और z दोनों चेंज कर जाएगा, बट अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक रिजल्ट है हमारा रेडियस का। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है v का वैल्यू, तो v का वैल्यू भी हमको मालूम है, दैट इज NH/2πmr, है ना। यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल्स NH/2πmr, और r का वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर h स्क्वायर 4πkZme², रख दो। n स्क्वायर h स्क्वायर 4π, एक्चुअली वो 4π स्क्वायर होगा, ये पाई स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, 4π स्क्वायर KZMe²। अब जो कैंसिल हो रहा है हमारा वो m से m, n से ये n, h से ये h कैंसिल हो रहा है, 2π से ये 2π हो जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपका 2πkZe² डिवाइड अपॉन NH, यानी कहने का मतलब v जो है वो आपका हो गया 2πke² मल्टीप्लाइड बाई Z/n, यानी v डायरेक्टली है आपके Z/n का, और वेलोसिटी कभी भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। यानी अगर कभी कोई हाइपोथेटिकल एटम दे दिया जाए जिसमें मासेस अलग अलग कर लिया जाए, तो फिर आपको रेडियस में मास कंसीडर करके चलना होगा, बट वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपका मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वेलोसिटी का जो फाइनल वैल्यू है वो है 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू लिख लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। फिर इसमें भी आप चाहें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कैलकुलेट करोगे तो z का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों 1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का नोट। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी है, एक तो आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी का थर्ड पॉइंट में, तो आपका आ जाएगा KE + PE, तो ये हो जाएगा आपका 12mv², और ये हो जाएगा KZe × E/r, बट ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, और निगेटिव यहाँ रखना हमारी मजबूरी है। और इसका है mv² का जो रिजल्ट था वो था KZe²/r, तो ये रिजल्ट हो गया KZe²/r, कॉमन ले ले तो 12 - 1 डेट इज -KZe²/2r, ये E का वैल्यू हो गया हमारा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी है टोटल वो आपका PE के इक्वल है, ठीक है, और माइनस ऑफ KE है, या कह सकते हैं कि KE जो है
वो ई के मॉड के इक्वल है या पी के मॉड के इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाइज सब तीनों आपका इसमें इक्वल है। एक मिनट लगता है कुछ ज़्यादा हो गया ये 2p होगा। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया वो एक्चुअली वहाँ पे डबल 2 है ही नहीं। पर चलो ऐसे कर लेते हैं पहले फ़िलहाल एक जो काम हमको आसान करना है। e जो है वो माइनस ऑफ के ई तो बोल सकते हैं हम लोग, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये भी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r और ये भी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, बट ये माइनस में है। या हम कह सकते हैं कि के ई जो है वो मॉड ऑफ ई के इक्वल है। ठीक है, फिर हमारा एक और पॉइंट क्या है कि p जो है वो डबल है, p का मॉड डबल है किसके, के ई के। ठीक है, ये अब सही है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि p जो है मॉडुलस p जो है, मॉडुलस क्यों लगाना है इसमें, ये तो सेम ही है। p क्या है वो डबल है e के, 2 टाइम किसके है e के, ऐसे तो कह सकते हैं। एक्चुअली इसको जनरली बुक में en लिखता है, क्यों लिखता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट हम ला रहे हैं वो nth ऑर्बिट के लिए ला रहे हैं, है ना। जनरली आप बुकों में देखिएगा कि बुकों में नहीं एक्चुअली किताबों में देखिएगा तो n के लिए लिखता है। अब चाहो तो r का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो r का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो en जो आएगा वो कितना आएगा, 4 माइनस में 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर h स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या आया कि en जो है वो डायरेक्टली हो गया z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के, है ना। en किसके डायरेक्टली हो गया, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के। और इसका जो वैल्यू आता है सबके सब्स्टिट्यूट करने पर वो है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की, भी ये कंसीडर करना ज़रूरी था हमारा। जैसे रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास के, और चूंकि रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास के, इसीलिए काइनेटिक ये जो एनर्जी है हमारा डायरेक्टली हुआ, क्योंकि एनर्जी रेडियस के इन्वर्सली है ना। अगर रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा एनर्जी डिक्रीज करना शुरू करेगा, और वो डिपेंड करेगा इस एन स्क्वायर के, है ना। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें जिसमें z का वैल्यू 1 होता है, वहाँ पे एनर्जी जो होगा वो एन स्क्वायर के हिसाब से आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। नोट करिए इसको। ये हो गया नोट आप लोग का। अब देखो इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, और क्या मतलब इसमें किया जा सकता है कंडीशन अप्लाई। इसको तो मिटा देते हैं। देखो और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, यहां से देखो E इक्वल्स क्या लिखाए थे, SC बाई लेमडा होता है ना, इसको उसके फॉर्म में ला रहे हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, E को En को -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m e टू द पावर 4 ट्वाइस n स्क्वायर HQC इंटू SC कर सकते हैं ना। वेरी गुड। तो ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m e टू द पावर 4 2 HQC इक्वल्स इंटू SC जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इतना को कहते हैं हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट ये डिनोट किया जाता है इधर RS से या R से। जनरली R से ही डिनोट करते हैं, मैक्सिमम बुक में R से ही रहता है। तो ये En क्या हो गया, RHC जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ R का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7
मीटर इनवर्स। इसको नोट करिए। और भी चीज़ें चलते हैं उसके बाद। ये तो रिजल्ट हो गया हम लोग का, है ना। अब देखो इसके आगे। फिर इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखना होगा कि हमको। देखिए, हाँ, अब इसके बाद कुछ कुछ और, जैसे इसमें कहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, और ओमेगा को लिखते हैं हम लोग v/r। और v आपको मालूम ही है और r अभी यहाँ मालूम है, तो हमको लगता है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और क्या है कि v डायरेक्टली था z/n के, और r डायरेक्टली है हमारा n² z के। तो ओमेगा डायरेक्टली हो जाएगा आपका z² के, z² के हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? f क्या होता है? ω/2π। ओमेगा = 2π × f होता है ना, ठीक है। यानी f डायरेक्टली ओमेगा के चलेगा, जैसे जैसे ओमेगा वैसे वैसे f। तो f भी डायरेक्टली किसके हो गया? z² के। और फिर हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है t, और t होता है आपका 2π/ω, यानी उल्टा चलेगा, ये चलेगा NQ/z² के, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पर हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं ना, करंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। और याद होगा मैग्नेट में भी हम लोग ऐसा कुछ किए हैं और देखा था हमने। लेकिन यहाँ पर इसलिए इसको निकालनी हमारी मजबूरी भी, हमको ऐसा फील आ रहा है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ z का रिलेशन नहीं दिया था हमने। तो क्यों ना हम थोड़ा सा और कर लेते हैं और z के हिसाब से भी उसका रिलेशन निकाल लेते हैं। और कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर हम I निकालेंगे तो वो t के इन्वर्सली ही होगा, है ना। I और क्या होता है? करंट अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, जिसको मॉलिक्यूलर करंट भी कहते हैं हम लोग, तो ये Q/T होगा, या आप कह सकते हैं कि Q × F होगा। 1/T = F होता है, तो यानी इसके चलेगा आपका, यानी I भी डायरेक्टली हो जाएगा z² के, ठीक है। सॉरी यार, ये z² के। फिर उसके बाद आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट है कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड तो रहा होगा। तो एटम के सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? क्या था? μ0I/4πr × 2π, यानी μ0I/2r, यही था ना। तो B का फॉर्मूला क्या था? μ0I/2r, यानी I के डायरेक्टली है और R के इन्वर्सली है, तो B डायरेक्टली हो जाएगा आपका z²/NQ डिवाइड बाई n²/z, यानी B डायरेक्टली हो गया ZQ/n⁵। ये हो गया हमारा एक रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट था m = I × a, और I जो है वो Q × F है, और ये है πr²। एरिया πr² ही होगा हमारा, है ना। वेरी गुड। तो ये आपका जो m डायरेक्टली हो जाएगा किसके? z² मल्टीप्लाइड बाई n⁴/z, यानी मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली हो जाएगा z के भी डायरेक्टली हो जाएगा और n के भी डायरेक्टली हो जाएगा। जिंक मत समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि Zn से जिंक ज़्यादा लगता है देखने में। इसको नोट करिए। ये हो गया हम लोग का, मतलब इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ें
इक्वेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, एक्चुअली जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि वहाँ से हम लोग को एक्साइटेशन को समझना है ना, जो भी है वो सब चीज़ देखेंगे हम लोग। देखो n इक्वल्स मान लो ये 1 है, इसका एनर्जी कितना होता है हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन n²। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन का बात अलग है, हाइड्रोजन के लिए आप लोग कर लीजिएगा, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो E2 कितना हो जाएगा, इसको 4 टाइम डिवाइड देंगे तो 6.8 3.4, तो -3 4 टाइम क्यों करेंगे, 2 का होल उसका 4 होता है, ये तो सिंपल सी बात है। n² क्यों कर रहे हैं हम, n का वैल्यू तो रख ही दिए हम भी ना, ठीक 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 Z²। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और सेपरेट कर दे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, मतलब वो फील आएगा, है ना, क्या बोलते हैं, फील आएगा। n इक्वल्स 2 के लिए अब n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 9 से डिवाइड देंगे, 15 और 35 होता है ना, तो 1.5 के अप्रॉक्स यानी 1.51 हम इसको ले सकते हैं। 15 और 9 35 होता है ना, हाँ ठीक। तो E3 कितना हो जाएगा आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z², n का वैल्यू 3 पे। अब हम लोग 4 रख रहे हैं, n का वैल्यू 4, यानी 4 रखेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो बाई 2 पे आया हमारा 3.4, फिर हाफ करेंगे बाई 4 पे ना, 4 पे आया और फिर उसमें 4 से डिवाइड देना है, तो हो जाएगा कितना, इसका तो हो गया 1.7, अब 1.7 का फिर हाफ करेंगे तो 0.85, यानी E4 हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²। ठीक है, अब यहाँ सेपरेशन अब घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बहुत क्लोज अब वैल्यू लेना शुरू कर दिया है, और ये हम नहीं किए एक्चुअली, फॉर्मूले के हिसाब से बात की जाए तो। अब E5 निकालेंगे तो 25 से डिवाइड होगा, और 25 गुना 6 150 होता है, 25 गुने 5 125 होता है, और 125 में 11, 25 गुने 4 100, तो 0.54 के अप्रॉक्स आएगा ये। ठीक है, और फिर वैसे ही 6 के लिए भी निकाला जा सकता है, 36 कर लेंगे, तो 36 कर देंगे 72 144 4 उससे थोड़ा कम, यानी लगभग 0.3839 के अप्रॉक्स आएगा ये। तो n इक्वल टू अगर हम 6 रख दें तो इसके लिए जो E6 आएगा वो 0.38 के अप्रॉक्स होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z², और फाइनली जो हम लोग n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं En का वैल्यू आएगा, यानी E इन्फिनिटी वो 0 आएगा। और आप 7 का भी निकालते तो आ ही जाता, 7 का 49, 50 गुना 3 150, 50 गुना 2 150, 0.2 पॉइंट, यानी 0.15 के अप्रॉक्स आना चाहिए 49 के हिसाब से देखा जाए तो जो भी है 0.15 0.6, लेकिन एक्यूरेट इतना 6 तक के लिए काफ़ी है आपका। ये आपका हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। और जब एक ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट में जंप करता है तो हमको मालूम है कि वो क्या बनाता है, रेडिएशन इमिट करता है ना, और वो फोटोन के टर्म में होता है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं डेल्टा E इक्वल्स SC अपॉन लेमडा, और डेल्टा E है क्या, En2 माइनस En1, और E का फार्मूला भी हम लोग निकाले थे RHC Z² अपॉन n², है ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, RHC कॉमन ले लो Z² को, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस में और प्लस n1 का स्क्वायर इक्वल्स SC अपॉन लेमडा, SC से SC कैंसिल, तो 1 अपॉन लेमडा आ गया आपका RZ², 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2², ये रिजल्ट है। 1 अपॉन लेमडा को हम लोग कहते हैं वेव नंबर, क्या कहते हैं, वेव नंबर,
और अगर आपसे कभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह दे तो C अपॉन लेमडा यहाँ पर C से डिवाइड कर देना, कुछ खास बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको डेल्टा E मालूम है तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। और डेल्टा E मालूम कहाँ से चलेगा? देखो डेल्टा E का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो डेल्टा E का वैल्यू निकालेंगे इस रिजल्ट से, है ना। जैसे अगर हम इसका बात करें n से मतलब अगर 2 से 1 में आ रहा है तो वहाँ पे हमारा जो एनर्जी गैप होगा वो कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसका गैप इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इसलिए ले रहे क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम अगर क्वेश्चन में कहा तो जेड का वैल्यू 1 रख देना, और नहीं कहेगा तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, आप अलग अलग एटम के लिए अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर हीलियम की बात करिएगा तो आप जेड का वैल्यू 2 रखोगे, अगर लिथियम का बात रहेगा तो जेड का वैल्यू 3 रख देंगे, तो वो अलग बात है। अगर 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 91.8, तो अपने पर डिपेंड करता है। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा देखो तो, इन दोनों का गैप क्या होगा? तो 3.4 में से 1.51 घटाना है। पहला बात तो कि 1.49 तो आना ही आना ही है। 1.49 इसलिए क्योंकि 1.49 करेंगे तभी तो 3 होगा, तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर होगा। इनका गैप 85 और 51, तो 8 7 15 हो जाता है ना, और उससे क्या कहते हैं 5 कम, तो 65 और 1 66, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर ये हो गया। और इसका कितना हो जाएगा गैप? 26 5 31, ऐसा क्या? 31, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। और इसका गैप कितना हो जाएगा? 24 ही होगा ना, हाँ 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। तो ये गैप अगर आपको याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे और भी गैप्स हम इसमें लिख सकते थे, जैसे ये हमारा गैप हो जाता, ये गैप कितना हो जाता देख लो, 13.6 से 1.51 घटाना है, तो पहली बात कि 13 में से गया 12 और 60 में से 51 गया 0 मतलब 9, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये गैप आपको याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर याद रहता है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लोगे, और वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको नहीं याद है तो उसको याद बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी इसको बनाना। डायरेक्ट इसमें 4 से डिवाइड दिए, ये आ गया, इसमें 4 से डिवाइड दिए तो उसमें उसको 2 बार और डिवाइड कर देंगे तो ये मिल गया हमको। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, 15 गुने 9 35 होता है, 135, तो 6 था तो 1.51 कर दिया हम, तो ये याद रह सकता है, कुछ खास नहीं है इसको करना। 5 25, 25 गुने 5 कितना होता है? 125, और 25 गुने 4 100, तो आगे ना 13.5 के अप्रॉक्स, तो वो याद किया जा सकता है। और इस तरह से आप यहाँ वेव नंबर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। इसको पहले नोट कर लो। तो ये हो गया आप लोग का, मतलब ये एनर्जी तक का मतलब एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और इसमें हम लोग कैसे कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख रहे हो उसके हिसाब से आपका क्या कहते हैं एनर्जी का गैप क्या रहेगा। अब थोड़ी सी बातें इसके बाद होंगी, मतलब इसके जस्ट जो नया पार्ट इसके बाद वाला देंगे उसमें हम लोग बात करेंगे एक्साइटेशन का, आयनाइजेशन का, इन सब की बातें होंगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और क्या एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है हमारा, जो 5-7 सीरीज था जिसपे न्यूमेरिकल बन सकता है और इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक के लिए घर में बैठो, तैयारी करो।